हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में, विच इज अ टॉपिक फ्रॉम द मॉड्यूल ए ऑफ द एएफएम। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, थ्योरेटिकल सा मॉड्यूल है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा क्योंकि थ्योरी से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल इन एएफएम ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर इफ यू वांट टू गेट दिस कंप्लीट सिलेबस प्रायोरिटी ऑफ एएफएम, तो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आल्सो एएफएम के फुल पीडीएफ्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप हमारी वेबसाइट jaib.learningsessions.in पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली वहां पर जाकर के साइन अप करना है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के सिंपली साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो जल्दी से यहां पर सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू द बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ओवर देयर। देखिए, ऑडिट जो होता है दैट्स एक्चुअली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपकी बिजनेस की एंट्रीज हुई हैं, दैट्स अ केस कि आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है या फिर आपने P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो यू वांट टू चेक द वैलिडनेस ऑफ द सेम कि क्या वो सही से की गई है, क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके पास बिजनेस की शोकेस कर रही है। एंड साथ ही साथ आपने जो रेगुलेटरी प्रोविजंस होता है उनको क्रॉस चेक करना होता है कि क्या आप उनके साथ कंप्लाई कर रहे हो, उनके साथ अडेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये मेन रोल होता है आपके पास ऑडिट का। अब यहां पर रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को समझते हैं। अगर हम टाइप ऑफ ऑडिट के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक होती है इंटरनल ऑडिट, दूसरी है मेरे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट ओवर दिया। तो यहां पर ऑडिट जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करते हो, सर्विसेज का रिव्यू करते हो, प्रोसीजर का रिव्यू करते हो, जो भी बैंक्स के द्वारा अपनाए गए हैं अंडर द डिफरेंट लेजिस्लेचर्स ओवर देयर रिलेटेड की जो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक गाइडलाइंस दे दी कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है एंड उसके हिसाब से आपने बताना है कि क्या चीज सही है नहीं है। तो ऑडिट उसी चीज को यहां पर गो थ्रू करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में, साइंटिफिक मैनर में। एंड ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि जो भी यहां पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, क्या बीइंग अ बैंक हम उनके साथ कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब इंटरनल ऑडिट को जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके पास ऑडिट के दो टाइप्स हैं, एक आपके पास इंटरनल ऑडिट है, वन इट्स रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहां पर इंटरनल ऑडिट, जैसे कि नाम से पता लगता है कि बैंक का खुद का स्टाफ मेंबर जो होगा वो इस ऑडिट को करेगा, या फिर आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प यहां पर ले सकते हो ताकि वो ऑडिटिंग यहां पर करे। तो आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगी बैंक के, उनको पर्टिकुलरली चेक करोगे, उनकी एक्यूरेसी को चेक करोगे एंड उनकी करेक्टनेस को चेक करोगे कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इसके रिलेटेड सबसे पहला जो हमारे पास चीज आती है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द आरबीआई, दैट इज अ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो होती है वो बेसिकली क्या करते हो कि आप टेस्टिंग करते हो, आप एक्यूरेसी जो आपकी है आपकी बुक्स में उसकी टेस्टिंग करते हो। आप बेसिकली करते हो कि आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या हम रिलाई कर सकते हैं एंड आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं क्या वो जेन्युइन इनफ है या नहीं है। आप उन रिपोर्ट्स की इंटीग्रिटी चेक करते हो, रिलायबिलिटी चेक करते हो, टाइमलीनेस चेक करते हो। तो वो सब चीजें चेक की जाती हैं कि क्या आप जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक के ऊपर क्या रहती हैं, देयर आर लीगल रिक्वायरमेंट्स की आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो आरबीआई रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो इसी चीज को चेक करती है। लेट्स से द केस कि आपके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स थे जिनको फॉलो किया जाना था ड्यूरिंग सैंक्शनिंग अ लोन, तो क्या उन प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो आप उनकी एडिक्वेसी यानी कि जो भी पॉलिसीज थी क्या वो एडिक्वेट पॉलिसीज वहां पर है, क्या जो यहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स लिए क्या वो सही हैं, एंड फर्दर जो प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया किसी चीज को सैंक्शन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या वो सही किया गया नहीं किया गया। तो आप यहां पर इफेक्टिवनेस देखते हो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज की, प्रोसीजर्स की, राइट। तो आरबीआई ने 2002 में दिसंबर 27 को आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एससीजी यानी कि जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए इशू किया गया था कि उनको इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत यानी कि आईसीएफ के तहत उनको यहां पर आरबीआई को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड ये जो फ्रेमवर्क होता है वो पर्टिकुलर डिफाइन करता है कि आपके पास इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जो भी यहां पर वेल डिफाइंड पॉलिसी है उसके हिसाब से ये चलेगा। आपके पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस रहती है रिलेटेड कि आप पर्टिकुलरली किस तरह से डील कर रहे हो इन सभी चीजों के साथ। एंड यहां पर कुछ एक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड की, एक तो जो आपके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, आपके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो रहेगा वो पर्टिकुलरली उसके पास स्पेसिफिक पावर्स होनी चाहिए, उसके पास यहां पर अपनी स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। यानी कि अगर किसी भी यहां पर इंप्लॉय के साथ, डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां पर कम्युनिकेशन वो हो पाए, ठीक है। अब यहां पर इंटरनेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट मार्केट्स इंटीग्रेट हो रही हैं, यहां के बैंक बाहर भी डील करेंगे, तो डेफिनेटली वहां के स्टैंडर्ड्स को मीटअप करने के लिए यूनिफॉर्मिटी में लेकर
आने के लिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एंड इसमें वो सभी स्टैंडर्ड्स भी शामिल होते हैं जो कि BCBS यानी कि बैंकिंग आपके पास बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा इशू किए गए हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट के द्वारा जो इशू किए गए स्टैंडर्ड्स, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर RBI की भी कुछ एक इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहला है अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भी ये डिपार्टमेंट जो है, यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, ये डील करेगा, इसके पास यहाँ पर अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि ये अपनी बात को आगे रख पाए। एंड इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर सफिशिएंट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इसके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसके थ्रू इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो यहाँ पर अपनी कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटीज का जो भी इनके पर्टिकुलर असाइनमेंट्स हैं उनको कैरी आउट कर पाएंगे। एंड इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इनके पास जो भी रिकॉर्ड्स इनको चाहिए यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए, चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, इनके पास प्रॉपर उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कंपिटेंस, यानी कि जो भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर, दोज मस्ट बी हैविंग द रिक्विजिट स्किल्स, जो भी पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए वो इन लोगों के पास होनी चाहिए। हो सकता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले पर्सन हो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इनको यहां पर उन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के बारे में पता होगा ऑलरेडी, तो अल्टीमेटली अपनी ड्यूटीज को ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बात आती है स्टाफ रोटेशन की। स्टाफ रोटेशन भी इसी मैनर में है। मान लीजिए कोई ऑडिटर है, वो पहले किसी डिपार्टमेंट था, अब उसके बाद वो ऑडिटर लग गए हैं, तो वहां पर अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाकर के गुजर करके फिर ऑडिटर बनते हैं तो डेफिनेटली उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज रहेगी जो भी इन डिपार्टमेंट्स के बीच में पोस्ट किए जाएंगे। फॉर दैट रिलेटेड टू टेनर और अपॉइंटमेंट ऑफ द HIA यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो HIA को यहां पर जब भी अपॉइंट किया जाएगा, द पर्सन शुड नॉट बी अपॉइंटेड लेसर देन 3 years, यानी कि मिनिमम जो है यहां पर 3 साल के लिए इस पर्सन को अपॉइंट यहां पर किया जाए। फॉर द रिपोर्टिंग लाइन की बात करें तो HIA यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो यहां पर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, टू द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो ACB है उसको रिपोर्ट करेंगे, या फिर MD हैं, CEO जो हैं, या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। एंड जो फॉरेन बैंक्स हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं एज ब्रांचेस ओवर देयर, HIA यहां पर रिपोर्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को जो कि हेड ऑफिस में यहां पर प्रेजेंट होगा, राइट। उसके बाद रिमरेशन की बात करते हैं। अब जो भी पर्सन देखिए ऑडिटर्स बनेंगे उनकी रिमरेशन, उनको जो भी यहां पर भत्ते मिल रहे हैं वो इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो पर्टिकुलरली ऐसे ना हो कि वो किसी तरह के करप्शनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए उनकी रिमरेशन यहां पर होनी चाहिए ताकि वो किसी के बहकावे में ना आ जाए। एंड ये जो एक्टिविटी है इट शुड नॉट बी आउटसोर्स्ड इन एनी मैनर ओवर देयर, लेकिन जहां पर एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जहां पर फॉर्मल एम्प्लॉयज हैं उनको यहां पर कंट्रेक्चुअल बेसिस पर हायर कर सकते हैं, अदरवाइज आउटसोर्सिंग नहीं की जानी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बैंक्स को इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, यानी कि जो भी आपके पास रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहां पर की जाए, ताकि जो भी आपके पास सिग्निफिकेंट एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इसमें शामिल कर पाए, राइट। इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू IS यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ओवर दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, अब मैं देखना चाहता हूं कि ये कंप्यूटर सिस्टम क्या सही से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ठीक है, क्या इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है कि नहीं करना। अब इस चीज को चेक करने का काम, इस चीज की ऑडिट करने का काम को क्या कहते हैं, वी से टू बी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ओवर दिया, यानी कि अपने एसेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा को हमने सेफगार्ड करना है, तो एडिकेटली सिक्योरिटी कंट्रोल जो है कि इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, हमने डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है एंड अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करना है, उसके रिलेटेड काम। फर्दर RBI का सर्कुलर आया था यहां पर 30 अप्रैल 2004 को रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, अ रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड द प्रैक्टिसेस ओवर देयर, जहां पर यह कहा गया था कि पर्टिकुलरली जो ऑडिट प्रोसेस है वो यहां पर आपके पास पीरियोडिकल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इस चीज को जांचने के लिए कि जो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो सही से काम कर रहे हो, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड फॉर दैट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ द IS ऑडिट ओवर देयर। अब देखिए मेन स्कोप क्या है कि हमने इस चीज को चेक करना है कि क्या IT रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने एडिक्वेसी को, यानी कि जो मेरे पास रिसोर्सेज है क्या वो एडिक्वेट है, सबसे पहली चीज होती है इफेक्टिवनेस, यानी कि मुझे इफेक्टिवनेस देखना है कि क्या जैसे काम करना चाहिए वैसे काम कर रहे हैं, क्या मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है, कम तो नहीं है, एडिक्वेसी मेरे पास मेंटेन्ड है कि नहीं है, एंड फर्दर क्या मेरे पास डेफिशिएंट कंट्रोल्स नहीं है यहाँ पर किसी चीज को लेने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज को मैंने चलाना, लेट्स से इसके कंप्यूटर का लॉगिन है एंड मेरे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर और जो पर्टिकुलर लॉगिन को चेक करता हो तो डेफिशिएंसी होगी, तो मुझे यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ के साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो भी मेरे IT के रिसोर्सेज हैं क्या उनको इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, क्या इफेक्टिवली मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंडर है, वो इफेक्टिव एक्शन वहां पर लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, उसके साथ रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बाद बात आती है हमारे पास कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में। जो कॉन्करेंट ऑडिट है ये बेसिकली होती है आपकी साइड बाय साइड सेल्स करेगी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपकी
ब्रांच की वर्किंग चल रही है तो साइड बाय साइड जो आपकी कॉन्करेंट ऑडिट है वो पूरा साल साइड बाय साइड चलती रहेगी, ताकि जो भी कमी पेशियां आपको देखने को मिलेगी उनको साथ के साथ हम क्या करवा लें, रिमूव करवा लें। ठीक है, तो डेली बेस्ड ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनको एग्जामिन किया जाता है एंड अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उनको साथ के साथ रिमूव करवा दिया जाता है। आरबीआई की गाइडलाइन है कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर रिलेटेड की उन्होंने दी थी 18 सितंबर 2019 को, एंड ये रिवाइज गाइडलाइंस करती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगी, अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी ऑडिटर्स की, अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स की जाएगी, कितने टेनर के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा, रेम्युनरेशन किस बेस पर होगी, एंड फर्दर कॉन्करेंट ऑडिट के इफेक्टिवनेस को रिव्यू कब किया जाएगा, एंड इसका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या रहेगा। यहाँ पर इन चीज़ों को रिवाइज किया गया, राइट। अब इसके बाद आपके पास कॉन्करेंट ऑडिट के बाद बात आती है CAATS के बारे में, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में। यानी कि ऑडिटिंग तो यहाँ पर भी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो ऑडिटिंग की जाएगी वो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए की जाएगी। यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अब अगर मुझे यहाँ पर करोड्स ऑफ एंट्रीज को, लैक्स ऑफ एंट्रीज को गो थ्रू करना है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एनालाइज करना है, तो मुझे कंप्यूटर सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर जो कोई भी एनॉमलीज होंगी हम उनको पता कर पाएंगे। तो CWTS जो होता है ये यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर बना सकता है। अगर मैंने ट्रांजेक्शन को टेस्ट करना है, बैलेंसेस को टेस्ट करना है, अगर मुझे रिव्यू करना है प्रोसीजर्स को, एनालिटिकल रिव्यू करना है, अगर मुझे कंप्लायंस टेस्ट करने हैं, सैम्पलिंग प्रोग्राम करना है, यानी कि मल्टीपल डाटा में से करोड्स एंट्रीज का डाटा, वहाँ से मुझे 10 लाख एंट्रीज निकालनी है, तो वहाँ पर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, कंप्लायंस टेस्ट लर्न करने हैं, या फिर एंट्रीज को रिकैलकुलेट करना है। अदरवाइज मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो CAATS का यानी कि कंप्यूटर जो आपके पास आपके पास असिस्टेड ऑडिट टेक्निक है, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कि आपके पास SA14 यानी कि स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, जो आपके पास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं SA14, उसमें जो है इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करते हैं इन द IT इन्वायरमेंट ओवर देयर, राइट। अब लास्ट में बात आती है, ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड होगी थी चीज़ें। अब इंटरनल ऑडिट के केस में आपके पास क्या क्या चीज़ें हमने कवर की, वी बेसिकली कवर्ड अबाउट द RBIA, हमने RBIA के बारे में पढ़ा, एंड फॉर द इंफॉर्मेशन आपके पास सिस्टम जो आपके पास ऑडिट थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट थी, उसके बारे में बात करी हमने, एंड फर्दर वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्करेंट ऑडिट ओवर देयर। फिर हमने यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड जो आपके पास ऑडिट थी उसके बारे में बात करी, राइट। तो इनके बारे में बात करी। अभी बात करने वाले हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या होता है, जो आपके स्टैच्यूर यानी कि आपके डिफरेंट स्टैच्यूज यानी कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ लैंड है, वो कहता है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसका पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे पास, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 30 है। वो ये कहता है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, आपको इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद दो स्टैच्यूज ओवर देयर। एंड सेलिंग फीचर क्या है कि आपको स्टैच्यूटरी ऑडिट के द्वारा ये ऑडिट करवाना पड़ेगा। स्टैच्यूटरी ऑडिट का मतलब है कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है आप करवाएं या ना करवाएं उसके बेस पर है। एंड फर्दर आपको इंडिपेंडेंट ऑडिट करवानी पड़ेगी, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर देयर। अब देखिए इस केस में जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होती है वो यहाँ पर जो एंट्रीज की गई उनको गो थ्रू नहीं करते, बट दे गो फॉर कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो कैसे की गई है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो क्या सही की गई कि नहीं की गई हैं, एंड फर्दर PSL को देखेंगी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देखेंगी, जो पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट CRR कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड, SLR से रिलेटेड, एंड फर्दर आपको जो CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो थी, उसको आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है या नहीं किया, या जो भी स्टैच्यूटरी नॉर्म्स हैं उनके रिलेटेड ही ऑडिट होगी एंड उसी को गो थ्रू करेगी, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करें, एक तो आपके पास होगी स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट होगी, जो कि आपका ऑडिटर जो है यानी कि जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है वो यहाँ पर देगा, RBI का या एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, RBI के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, वो पर्टिकुलर ऑडिट करेगा। एंड एक रिपोर्ट होती है लफार इज बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये भी RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। एंड एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है, राइट। तो ये यहाँ पर ऑडिटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब अगर स्टैच्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो RBI जो है वो यहाँ पर CAs का यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक पैनल बना देता है, जो बेसिकली एलिजिबल होता है स्टैच्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी ICAI से जो भी डाटा मिला है उसके हिसाब से स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग यहाँ पर करता है। एंड फर्दर जो भी इनपुट होती है रिलेटेड टू, वो यहाँ पर दी जाती है किसको, CAG से भी ली जाती है। यानी कि इनपुट आप किससे लेंगे वाइल द अपॉइंटमेंट, आप CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से भी इनपुट लेंगे लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए। यानी कि CA के पैनल की जो लिस्ट बनानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल जो बनाना है यहाँ पर, उसको बनाने के लिए आप इनपुट यहाँ पर CAG से भी लेंगे, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल से भी लेंगे, एंड फर्दर RBI अपनी इनपुट भी देगा, उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट बना दी जाएगी। एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स ओवर देयर, जो ऑडिटर्स होंगे प्राइवेट बैंक्स के, दोज आर अपॉइंटेड बाय द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी कि जो आपके पास प्राइवेट बैंक्स हैं, एनुअल जनरल मीटिंग
जब होगी शेयर होल्डर्स की, उसके हिसाब से जो आपके पास ऑडिटर्स हैं प्राइवेट बैंक के, उनको अपॉइंट किया जाएगा। एंड जो पर्टिकुलर आपके ऑडिटर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा अप्रूव यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं एज पर द आरबीआई गाइडेंस। लेकिन आएंगे कहाँ से? जो यहाँ पर सीए का पैनल आपके पास बना है, जो सीए का पैनल बना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीएजे की हेल्प से बनाया है, वहीं से आएंगे ये सारे के सारे जो भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम होती है, वहाँ पर डिसाइड होंगे। एंड यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग है वो डिसाइड करेगी। अब इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग एंड रिव्यू स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहाँ पर ये रिवाइज्ड वाले तो आप रट्टा मार लीजिए, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ वर्ड रट्टा मारने का, लेकिन इनको तो आप क्रैम कर लीजिए क्योंकि इनके रिलेटेड डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो जो 300 है वो डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, 220 डील करता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, 210 डील करता है जो आपकी टर्म्स है उनके साथ अग्री करने के बारे में, 510 डील करता है इंटरनल ऑडिट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के बारे में, 315 डील करता है रिलेटेड टू रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। 299 डील करता है जॉइंट ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, 600 डील करता है यूजिंग ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर ओवर देयर, एंड 250 डील करता है कंसिडरेशन ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। 240 डील करता है यहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इन केस ऑफ फ्रॉड इन एन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर देयर, एंड 330 डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ओवर देयर, ठीक है। तो इनके बारे में डिफरेंट जो आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर डील करते हैं। इसमें से कुछ एक स्टैंडर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया, उनको आप यहाँ पर याद कर लीजिए। इसके अलावा और कौन कौन सी तरह की ऑडिट हमारे पास होती है? वी आर हैविंग द रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच है, वो काफ़ी ज़्यादा बिग साइज ब्रांच है, ठीक है। अब उसके साथ रिलेटेड उसके क्या रेवेन्यू है, कहाँ पे एक्सपेंसिव है, क्या इनकम थी, क्या नहीं थी, उनको आपने गो थ्रू करना है, वो आपकी रेवेन्यू ऑडिट अलग से होगी। इसी तरह से स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट है। मान लीजिए कोई लोन अकाउंट आपका था एंड फर्दर वो लोन था आपके पास लेट्स से 500 करोड़ की आपने लैंडिंग कर रखी है। अब इसमें आपको डेफिनेटली स्टॉक स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर पर्टिकुलरली स्टॉक ऑडिट की जाती है, अलग से स्टॉक ऑडिट यहां पर की जाती है, राइट। एंड फर्दर फोरेंसिक ऑडिट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपका कोर्ट में कोई केस लगा हुआ, ठीक है, उसके रिलेटेड आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली फोरेंसिक ऑडिट के तहत ली जाते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन की जाती है उन डॉक्यूमेंट्स की, एग्जामिनेशन की जाती है, उनकी वैल्यूएशन की जाती है, डेट्स अंडर द फोरेंसिक ऑडिट ओवर दिया। फिर मैनेजमेंट ऑडिट होती है रिलेटेड टू उसकी जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज चल रही हैं मैनेजमेंट की फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसकी ऑडिट को करना क्या कहते हैं? वी से इट द मैनेजमेंट ऑडिट ओवर दिया। फर्दर टैक्स ऑडिट की बात आती है जिसमें जीएसटी भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स रिटर्न जो सबमिट की है, लेट्स से केस की यहाँ पर कोई टैक्स रिटर्न सबमिट की है, जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की टैक्स रिटर्न सबमिट की है, किसी बिजनेस एंटिटी ने सबमिट की है। अब क्या टैक्स इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर सबमिट करी थी, एंड क्या इनका यहाँ पर रिटर्न फाइल की गई थी, एंड इन्होंने यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो जमा करवाया है, कितना अमाउंट अभी इनका पेंडिंग है, तो वो सब चीज़ों के साथ डील किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो होते हैं वो बैंक बेसिकली डील करते हैं, जो बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं वो डील करते हैं बैंक के टैक्सेशन जीएसटी से रिलेटेड, वो भी गो थ्रू यहाँ पर करते हैं, राइट। नाउ दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ JEE। फुल PDFs जो हैं, फुल PDFs आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये PDFs आपको क्या मिलने वाली है? बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना है, डेट इज़ JAIIB.learningsessions.in। तो ये वेबसाइट है हमारी JAIIB.learningsessions.in। आपको इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना है एंड फर्दर वहाँ पर जाकर सिंपली साइन अप कर लेना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड इसके बाद आप यहाँ पर हमारी फ्री PDFs को PDF सेक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, एंड सारी की सारी PDFs यहाँ पर आपको फ्री मिलने वाली हैं। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।